मेरा नाम रोशनी है। अभी पिछले हफ्ते ही तो हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। यहाँ के आस पड़ोसियों से हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी। मेरी शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी। मेरा अपनी ससुराल में अपनी सास से झगड़ा हो गया था। वो मुझे बहुत तंग किया करती थी। हमारे पड़ोस में कुछ ही दूरी पर एक आदमी रहता है और उनके साथ 20 साल की जवान और सुंदर लड़की रहा करती थी। उनका घर हमारे घर के बिल्कुल बराबर वाला था। अब हम लोग यहाँ मोहल्ले में नए नए आए थे। मेरे पति तो काम के लिए सुबह घर से निकल जाते थे। मैं ही सारा दिन घर में अकेली रहती थी, इसलिए मैंने आस पड़ोस के लोगों से जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दी थी, ताकि पड़ोसियों से बातचीत करके मेरा मन लगा रहा करे। हमारे घर के बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा घर था। उसी जवान लड़की का वो गूंगी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन मैं अपनी दीवार पर खड़े होकर उससे खूब बातें किया करती थी। मगर आज सुबह से मोहल्ले में एक हलचल थी कि इस गूंगी लड़की के पिता की मौत हो गई है। मैं भी जल्दी से उसके पिता की मौत पर शोक मनाने के लिए पड़ोस वाले घर में चली गई। मैं पीछे दीवार के साथ बैठी बड़े गौर से उस लड़की निवेदिता को देख रही थी। लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। बार बार मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था। मैं जैसे तैसे ख्याल को अपने दिमाग से निकालना चाहती थी। उसकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझे मोहल्ले के लोगों से पता चला था कि इस घर में सिर्फ ये दोनों बाप बेटी ही रहते हैं। लड़की गूंगी है, इसलिए खामोश रहती है, मगर इशारों से बातें कर लिया करती थी। अब अचानक मुझे एक नई खबर पता चली कि वो गर्भवती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कुंवारी थी और बिना शादी के लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है? उसकी कंडीशन भी ऐसी ही थी जैसे गर्भवती औरतों की होती है। जब लगातार एक ही बात मेरे दिमाग में जड़ पकड़ चुकी थी, मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मगर निवेदिता जिस इंसान के साथ रहती थी, वो इसका पिता है। उसके मरने पर वो एक तरफ खामोशी पर क्यों बैठी हुई थी, रो क्यों नहीं रही थी? आमतौर पर जब माता या पिता में से कोई भी मरता है तो बच्चे तड़प तड़प कर रोते हैं। निवेदिता के चेहरे पर रिएक्शन तो बड़े ही अजीब थे। वो बिल्कुल खामोश थी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि जिनके पिता मरते हैं वो खामोशी से बैठकर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखा करते। अभी कुछ दिनों पहले जब हम यहाँ आए थे, बाकी मोहल्ले वालों के साथ हमारी इतनी बातचीत नहीं थी जितनी निवेदिता और उसके पिता के साथ हो गई थी। मगर चूंकि मेरे और उनके घर की दीवार एक ही थी, तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत बातें किया करते थे। मैं जब भी कुछ नया बना रही होती थी, निवेदिता को ज़रूर दिया करती थी। मुझे निवेदिता बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो हमेशा चुप चुप रहती थी। शुरू शुरू में वो मुझे खामोश लगी थी, लेकिन जब मैं उससे बातें करती रही तो उसकी भी झिझक मुझसे खुल गई थी। मगर वो मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। 3-4 दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर अब 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं निवेदिता से बात करने की कोशिश करती हूँ और वो मेरी बात का जवाब नहीं देती, तो मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी थी। मेरा बिहेवियर ऐसा था कि मैं सारे लोगों से बड़ी मोहब्बत के साथ और खुशी खुशी मिलती थी। लोगों से हंसना बोलना अच्छे से जानती थी। कल ही की तो बात है जब मैंने मीठे में खीर बनाई थी और निवेदिता के घर जाकर उसे साफ अंदाज में पूछ लिया कि देखो निवेदिता, अगर तुम्हें हमसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो मुझे बता दो। आगे से मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा इस तरह से खामोश रहना मेरी बेइज्जती करवाना लगता है। पहले तो वो फिर से कुछ देर खामोश रही, फिर उसके बाद उसने इशारे से बताया कि वो बोल नहीं सकती और गूंगी है। ये बात सुनकर तो मैं हैरानी रह गई। मैंने सोचा ही नहीं था कि वो बेचारी बोल नहीं सकती। मुझे उसकी इस कमी पर काफ़ी अफसोस था। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। वो इतनी सुंदर थी कि कोई एक बार उसे देख लेता तो शायद दोबारा उस पर नज़र ज़रूर डालता, लेकिन बेचारे की किस्मत ने उस पर सितम किया था कि वो बोल नहीं सकती थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया था। फिलहाल फिर उसके बाद भी मैं ही उसके साथ बातें करती रही। वो काफ़ी देर तक इशारों से मुझसे बातें करने की कोशिश करती रही, मगर मैं उसके इशारे समझ ही नहीं पाई थी। पहली बार था शायद, इसीलिए मुझे उसकी कोई बात समझ ही नहीं आई थी, लेकिन मैंने उसे ऐसा महसूस नहीं होने दिया था कि मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैं बार बार अपनी गर्दन हिला रही थी ताकि उसको बुरा ना लगे, और अगली ही सुबह मुझे ये खबर मिल गई कि उसके पिता की मौत हो गई। तब भी वो बड़ी संभली हुई लग रही थी, जिस पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया।
दूसरी तरफ मोहल्ले के कुछ ड्रामेबाज औरतें ऐसे दहाड़े मार मार कर रो रही थीं जैसे निवेदिता के पिता उनके बहुत खास रिश्तेदार लगते थे। इस बात पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं यहाँ शोक मनाने के लिए आई थी, हंसने के लिए नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल किया। निवेदिता के पिता की अंतिम विदाई शुरू हो गई। उनकी चिता को श्मशान घाट ले जाया जा रहा था। तब भी मैंने देखा कि निवेदिता ने आगे बढ़कर एक बार भी अपने पिता को नहीं रोका, उनके लिए अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं टपकाया। बस वो तो एक तरफ खामोशी से वैसे ही बैठी रही जैसे बैठी हुई थी, मगर उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर ज़रूर जाऊंगी। मोहल्ले की औरतें जिस तरह की बातें कर रही थीं, मुझे उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। किसी लड़की की तबीयत का अंदाज़ा लगाकर ये पता नहीं किया जा सकता कि वो गर्भवती है या नहीं। मोहल्ले की औरतें बहुत फालतू बातें किया करती थीं। निवेदिता के पिता का अंतिम संस्कार हो गया तो मोहल्ले में एक अजीब सा शोर मचा। मोहल्ले की सारी औरतें एक तरफ जमा हो गई थीं। मैं भी इंटरेस्ट लेते हुए उन लोगों के बीच जाकर खड़ी हो गई तो पता चला कि निवेदिता बेहोश पड़ी हुई है। भीड़ निवेदिता के घर के दरवाजे के बाहर थी। वे फौरन निवेदिता के घर के अंदर गई। वो जमीन पर लुढ़की हुई थी। सब लोग खड़े के खड़े उसे देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस बच्ची को उठाकर बिस्तर पर लिटा दे। ये तो होना ही था। पिता का दुख तो दुखी होता है। सब खड़ी उस पर बेचारी बेचारी कर रही थी, मगर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। वह जल्दी से आगे बढ़ी। सबसे पहले मैंने अपनी ताकत के साथ उसे बिस्तर पर पहुंचाया, उसे जगाने की कोशिश की। एक औरत ने जल्दी से मुझे ग्लास में पानी दिया। मैंने पानी की छींटें उसके मुंह पर डाली। तब वो बेचारी होश में आई थी। मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने सोचा कि मुझे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। पहले सोचा कि डॉक्टर को घर ही बुला लेती हूँ, फिर सोचा कि रहने दूँ। ये मोहल्ले की औरतें न जाने यहाँ डॉक्टर के आने से कैसी कैसी बातें बनाएंगी। मैं निवेदिता को पास के ही किसी क्लिनिक पर ले जाती हूँ। ये सोच मेरे दिमाग में आते ही मैं एक दो लड़कियों की मदद से उसे क्लिनिक तक ले आई थी। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो मुझे बताया कि ये लड़की प्रेग्नेंट लगती है। ये खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब कि मोहल्ले की पुरानी और बूढ़ी औरतें जो अंदाज़ा लगा रही थीं वो बिल्कुल सही था। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि अपने दिल के शक के लिए हम एक बार चेकअप कर लेते हैं। डॉक्टर ने चेक किया तो चौंक कर कहने लगी कि इसको तो 3 महीने की प्रेगनेंसी है, पर बच्चे भी बहुत कमज़ोर हैं। ये सुनकर सच में मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि जब से मैं वहाँ पर रह रही थी उसने कभी नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है या फिर ऐसी कोई बात है। और मोहल्ले की औरतें भी यही कह रही थीं कि ये तो कुंवारी है और अपने पिता के साथ अकेली इस घर में रहती थी। मैं क्या, हर कोई उसे कुंवारी समझ रहा था, लेकिन फिर ये 3 महीने का बच्चा ये कहाँ से आ गया? वो अभी तक खामोश थी। कमजोरी की वजह से डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगा दी थी और कहा था कि जब ड्रिप खत्म हो जाएगी तभी अपने घर जाना, इससे पहले मत जाना। मैं भी खामोशी से वहीं बैठ गई थी। उसके इलाज का खर्चा भी मैंने अपने पास से उठा लिया था, क्योंकि दूसरों की मदद करने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती थी। अगर उसका कोई शहर में रिश्तेदार होता तो मैं वहां उसे छोड़कर जा सकती थी, मगर इस समय वो बेबस और मजबूर थी। भले से ही वो गुनहगार भी थी, मगर मुझे उसकी मदद करनी थी। काफ़ी देर बाद जब उसकी ड्रिप खत्म हुई तो तब जाकर निवेदिता की आंख खुली थी। मैं उसे अस्पताल से घर ले आई। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, मगर मैं अभी इस समय से कुछ नहीं पूछना चाहती थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो उसके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। घर ले जाकर मैंने उसे एक नींद की गोली दे दी और सुकून से सोने के लिए कहा। वो अपने घर जाकर बिस्तर पर सो गई थी। अभी कुछ ही देर हुई थी। मुझे अपने घर पर आए हुए जब मुझे हल्का हल्का शोर सुनाई दिया, वापस मैंने जाकर देखा तो निवेदिता जाग रही थी और बुरी तरह से घबराई हुई थी। ऐसा लगता था जैसे उसने कोई डरावना या कोई बुरा सपना देख लिया हो, जिसकी वजह से वो जाग गई। मैं उसके पास गई और कहने लगी कि क्या बात है निवेदिता, क्या हुआ? तुम्हें ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? ये सुनकर वो मेरे गले से लगकर बुरी तरह से रोने लगी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप करवाया था। उसने अलमारी से एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने रख दी और उस पर बार बार हाथ मारकर इशारा करने लगी। मैं समझ सकती थी
कि उसे अपने पिता की कमी महसूस हो रही है। वैसे भी वो अपने पिता के साथ ही तो अकेली रहती थी, उनके अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अब वो भी चले गए थे। मैं उसे जितनी तसल्ली हो सकती थी देती रही, फिर उठकर अपने घर चली आई ताकि उसके लिए खाने का कोई बंदोबस्त कर सकूं। मैंने रात का बचा हुआ खाना लाकर उसे दे दिया, जिसे खाने के बाद वो काफ़ी हद तक सुकून से होकर वापस बिस्तर पर लेट गई। फिर मैंने उसे दोबारा से वही सवाल पूछा जो मेरे दिल में न जाने कितनी बार आ चुका था। उसे सुनाई तो बिल्कुल साफ देता था। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मैंने सुकून से बात करनी शुरू की। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ कि अभी कुछ समय पहले तुम बेहोश हो गई थीं। उसने हाँ, मैं गर्दन हिलाई। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने क्या बताया? इस पर वो अचानक परेशान हो गई, मगर साथ ही अपनी गर्दन इधर उधर हिलाने लगी। तो मैंने उसे बता दिया कि तुम 3 महीने की गर्भवती हो। ये सुनकर वो एकदम से निःशब्द हो गई थी। उसके चेहरे पर घबराहट भरे एक्सप्रेशन देखकर मुझे सब अंदाजा हो रहा था कि ये खबर उसके लिए नई है। वो नहीं जानती कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। मैंने उसे कहा कि निवेदिता, क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने अपने वहम को दूर करने के लिए उससे ये सवाल पूछा। पहले तो वो रुक गई, फिर धीरे से इनकार में गर्दन हिलाने लगी। मुझे बड़ा दुख हुआ था कि पता नहीं कौन इस लड़की के साथ इतना बड़ा पाप करके चला गया। मैंने धीरे से उससे पूछा, क्या तुम अपने मुजरिम को जानती हो? तो वो फिर से कुछ देर खामोश रही। मैंने कहा, बताओ निवेदिता, क्या तुम अपने मुजरिम को जानती हो? देखो, मोहल्ले की औरतों को तो पहले ही इस बात पर शक है, मगर अब तो डॉक्टर ने भी ये बात क्लियर कर दी है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर इस बच्चे के पिता का पता चल गया तो हम उस इंसान से लड़ सकते हैं। ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजरेगी। देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास कमाने वाला भी कोई नहीं है और आगे बच्चा भी हो जाएगा। कौन पालेगा इसको? और तुमको बताओ, क्या तुम इस दुनिया में भेड़ियों के बीच नौकरी कर सकोगी? इज्जत से जी सकोगी? इस बच्चे का पिता कौन है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलती जा रही थी, निवेदिता की आंखों में से आंसू बह रहे थे। मैंने नरमी से उसके आंसू साफ किए और फिर पूछा कि प्लीज़ बताओ, कोई तो इशारा दो। उसने अपने कांपते हुए हाथों के साथ अपने पिता की तस्वीर उठाई और उसकी तरफ इशारा करने लगी, जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद वो कह रही है कि मेरे पिता मर गए और तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हो। मैं तो उसकी मदद करना चाहती थी, मगर तब तक ये कैसे पॉसिबल था? जब तक वो अपने मुजरिम का नाम नहीं बता देती। तो मैंने गहरी सांस ली और फिर उठकर नरमी से कहा कि चलो, तुम आराम करो। तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो थोड़ा सा शोर कर देना, मैं खुद ही यहाँ पर आ जाऊंगी। मैं जाने लगी तो मैंने देखा कि वो तब भी रो रही थी। पता नहीं वो बेजुबान लड़की मुझसे आखिर क्या कहना चाहती थी। मैं अपने घर आ गई। वहाँ एक और मोहल्ले वाली औरत आई हुई थी। वो धीरे से मुझसे कहने लगी कि ये निवेदिता मुझे ठीक नहीं लगती। मैंने चौंक कर कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? हालांकि मैं उसके ठीक नहीं वाले मतलब को अच्छी तरह से समझ पा रही थी। उसने कहा, अरे, तुमने नहीं सुना कि मोहल्ले की बूढ़ी औरतें उसकी कमजोरी को देखकर कैसी कैसी बातें बना रही हैं, कैसा कैसा अंदाजा लगा रही है। वैसे तो डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे भी शक हो गया था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने कहा, मुझे तो लगता है कि निवेदिता पेट से है, क्योंकि उसकी तबीयत गिरी गिरी सी रहती है। मैंने धीरे से कहा कि तुम ठीक कहती हो। डॉक्टर ने भी कुछ ऐसा ही बताया कि वो 3 महीने की गर्भवती है, मगर तुम ये बात किसी को मत बताना। अभी तो मोहल्ले की औरतें सिर्फ अंदाजा लगा रही हैं, लेकिन जब उनको पता चल जाएगा कि वो सच में गर्भवती है तो पूरे मोहल्ले में बेचारी की बेइज्जती हो जाएगी। लोग पता नहीं क्या क्या समझेंगे। बस यहीं पर मुझसे गलती हो गई थी। अगर मैं चाहती थी कि वो ये बात किसी को ना बताएं तो पहले मुझे ही उसे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, मगर अब जो हो गया था उसे कौन रोक सकता था? मुझे नहीं पता था कि कैसे, मगर 2 दिन के अंदर अंदर पूरे मोहल्ले को पता चल गया था कि वो सच में गर्भवती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी पता चल गया था कि 3 महीने की गर्भवती है। ये बात जब मेरे कानों तक पहुंची तो मैं उस पड़ोसन के घर गई और मैंने गुस्से से कहा कि ये सब कुछ तुमने क्या कर दिया? आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि उस बेचारी मजबूर और बेबस लड़की की कहानी पूरे मोहल्ले को सुनाने की? वो बेचारी बोल नहीं सकती,
कोई उसके साथ गलत काम करके चला गया तो बजाय उसका साथ देने के तुमने पूरे मोहल्ले में उसका भंडा फोड़ दिया। अरे तुम आज तक किसी का राज नहीं रख पाई तो कल तुम्हारा राज कौन रखेगा? वो मेरी बात पर शर्मिंदा होने की बजाय गुस्सा करते हुए कहने लगी, ये सब कुछ तो सबको पहले से ही दिख रहा था। ये जरूरी नहीं कि उसके साथ ही किसी ने गलत किया है। ये लड़की भी तो घर में अकेली रहती है। पिता सवेरे घर से निकल जाता था, रात को घर में दाखिल होता था। तो क्या पता इसका कहीं किसी से चक्कर हो या इसने किसी मर्द को अपने पीछे लगा रखा हो। तो फिर बताओ क्या जवाब है तुम्हारे पास? हमारे घरों में भी बेटियां हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? बस मैं अब नहीं रहने दूंगी उसे इस मोहल्ले में। उसे रहना है तो कहीं और जाकर रहे। कुछ महीने पहले ये दोनों बाप बेटी कहाँ से आए, न किसी को पता न किसी को खैर खबर, और अब सुनने को मिल रहा है कि वो गर्भवती है। तुम जाकर अपना इलाज करवाओ रोशनी बहन, और उससे ज़रा दूर रहो, ये ना हो कि तुम्हारी नेकियां तुम्हारे ही गले पड़ जाएं। वो काफ़ी चालाक औरत थी, उसके साथ मैं बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से अपने घर आ गई। मैं काफ़ी परेशान थी और खुद को बार बार कोस रही थी, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हुआ था मेरी वजह से हुआ था। मैं ना किसी को बताती और ना ही पता चलता, बस खामोशी से उसका अबॉर्शन करवा देती। एक तो वो बहुत ही मासूम सी लड़की है, मुझे उस पर तरस आ रहा था। कहाँ मैं उसकी मदद करने चली थी और कहाँ अब मैंने उसे ही मुश्किल में डाल दिया था। शाम के समय मुझे अचानक निवेदिता के घर में शोर सुनाई दिया। भागकर जब मैंने दीवार से देखा तो मोहल्ले वाले उसके घर में इकट्ठा थे। मैं जल्दी से उसके घर गई तो सारे मोहल्ले वाले शोर मचा रहे थे, उससे कह रहे थे कि अभी और इसी समय ये मोहल्ला छोड़कर चली जाओ। हम तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की को अपने मोहल्ले में रहने नहीं देंगे। न तुम्हारे आने का पता है न जाने का, न जाने तुम्हारा बीता हुआ समय कैसा है। वो लोग तो इससे भी ज़्यादा सख्त बातें कह रहे थे। मैंने सबको खामोश करने की बहुत कोशिश की और कहा कि ये बेचारी मासूम है, हम मिलकर इसका मुजरिम ढूंढते हैं। मगर मोहल्ले वाले उल्टा मेरे ही पीछे पड़ गए और कुछ ही देर में मुझे भी ये फैसला सुनने को मिला कि तुम जो इसकी ज़्यादा हिमायत ले रही हो, इस हिसाब से तुम्हारा भी इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं है। इसके साथ ही तुम भी यहाँ से चली जाओ। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, वो उल्टा मुझ पर ही चढ़ने लगे। मैंने कहा कि नहीं, आप लोग मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। इतने में ही मेरे पति भी वहाँ पर आ गए, तो वो लोग मेरे पति से भी झगड़ा करने लगे और उन्होंने मेरे घर का सामान निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। एक ही लम्हे में ये नए मोहल्लेदार हमारे जानी दुश्मन बन गए। मैं निवेदिता की मदद करते करते खुद मुसीबत में फंस चुकी थी। शाम तक हम सब वहाँ से चले गए। मैंने निवेदिता को भी अपने साथ ले लिया था। मेरे पति भी मेरी ही तरह दूसरों की मदद करने वाले इंसान थे, इसलिए उनको भी मोहल्ला छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर लगा। अब निवेदिता की खातिर मैं घर से बेसहारा हो गई थी, तो फिर अब मैं उसकी पूरी मदद करना चाहती थी। हम सब गली में खड़े हुए थे। मैंने अपनी बहन को फ़ोन कर दिया था कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, बस हम रिक्शा का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उस गली में एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक औरत और एक आदमी बाहर निकले और तेज़ी से निवेदिता के पास जाकर उससे कुछ पूछने लगे। वो हमसे थोड़ी अलग खड़ी हुई थी, इसलिए उन लोगों की बातें हम नहीं सुन पा रहे थे। सारे मोहल्ले वाले अपने अपने दरवाज़ों पर खड़े हुए थे ताकि हमें वहाँ से भेजकर ही दोबारा अपने घर में जा सके। वो मुझे भी इतनी आसानी से वहाँ से नहीं निकाल सकते थे। अगर मेरा घर किराए का ना होकर अपना ही होता तो उन्होंने मकान मालिक को भी धमकी दी थी कि उसने हमसे एक घर खाली नहीं करवाया तो अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। इसलिए मकान मालिक ने भी हम पर घर खाली करने का प्रेशर बनाया था। लेकिन जब वो बड़ी गाड़ी वाले मर्द और औरत निवेदिता से बात करने लगे तो सारे मोहल्ले वाले खामोशी से खड़े रहे। साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी हवा खराब होने लगी है। उस बड़ी गाड़ी वाले आदमी ने कहा कि चलो हमारे साथ। ये शब्द सुनकर मैं हैरान रह गई थी। निवेदिता ने जाने से इनकार कर दिया। साथ ही वो मेरी तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, तो वो औरत शायद समझ गई थी, इसलिए उसने मुझे और मेरे पति को गाड़ी में बैठने को कहा। मैंने अपने पति की तरफ देखा। वो कहने लगे कि निवेदिता गाड़ी में बैठ रही है तो हम भी बैठ जाते हैं। हम लोग गाड़ी में बैठ गए तो वो औरत मोहल्ले के लोगों की तरफ देखकर कहने लगी कि तुम लोगों ने जो कुछ किया है अच्छा नहीं किया।
मैं तुम सबकी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगी। जब तुम्हें तुम्हारे घरों से पुलिस लेकर जाएगी तब भी इतना ही बेफिक्र रहना। उस औरत की बात पर अभी भी वो सन्नाटा था। फिर एक दो आदमी आगे बढ़े और कहने लगे कि माफ़ करना मालकिन, निवेदिता को उतार दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसके यहाँ रहने से हम तो मोहल्ले की औरतों की बातों में आ गए थे। उनको देखकर बाकी लोग भी घबराकर निवेदिता को वहाँ रहने के लिए कहने लगे, मगर वो औरत पहले से ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसने कहा कि अब ये लोग हमारे साथ जा रहे हैं और तुम लोग अब पुलिस का इंतज़ार करो। तुम लोगों ने एक मासूम बच्ची के साथ साथ इन शरीफ लोगों पर भी इल्ज़ाम लगाया जो इस बच्ची की मदद कर रहे हैं। उस औरत ने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा तो वह हैरान रह गई। मतलब कि खड़े खड़े ही निवेदिता ने उस औरत को पूरी बात बता भी दी थी, लेकिन वो कौन थी? मैं यही सोच रही थी। लोग हंगामा करने लगे कि वो निवेदिता को कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन वो औरत जो भी थी बहुत ही हिम्मत वाली थी। उसने पुलिस को फ़ोन मिलाया और बताया कि इस मोहल्ले के लोग इस बच्ची को डरा रहे हैं। पुलिस वालों ने कहा कि मैडम, अगर वहाँ के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे तो क्या हम वहाँ आ जाएं? उस औरत ने मोहल्ले वालों की तरफ देखा जो ऑन स्पीकर से पुलिस वालों की बातें सुन रहे थे। वो जो काफ़ी देर से रास्ता बंद करके खड़े थे, एकदम ही पीछे हट गए और जगह छोड़ दी। उसने पुलिस वालों से फ़ोन पर कहा कि अभी आपके आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगी कि आपको कब यहाँ आना है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद गाड़ी चलने लगी थी। मैं नहीं जानती थी कि औरत कौन है और हमें कहाँ पर लेकर जा रही है। मुझे लगा कि शायद ये निवेदिता की कोई रिश्तेदार है। तभी हम दोनों पति पत्नी भी गाड़ी के अंदर सुकून से बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद गाड़ी एक बड़े से घर के पास रुकी। जब हम अंदर गए तो घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। ऐसे घर मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद पहली बार देखा था। हमें हॉल में बिठाकर उस औरत ने नौकरानी से कहा कि पहले चाय लेकर आओ, फिर खाना लगाना, और खुद अपने कमरे में चली गई। मेरे पति मोबाइल में बिजी हो गए। मैं जल्दी से निवेदिता के करीब गई और उससे कहने लगी कि तुम्हारे रिश्तेदार इतने अमीर हैं, तुमने बताया तो नहीं? मेरी बात पर उसने इनकार कर दिया। मेरी बात पर उसने नहीं, मैंने गर्दन हिलाई तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि भला इसका क्या मतलब। मैंने कहा कि औरत, रिश्तेदार ही है ना तुम्हारी, लगता है काफ़ी करीब का रिश्ता है तुम्हारा इनके साथ। अब की बार निवेदिता ने फिर से गर्दन हिलाई, जिस पर मैं चौंक गई। मैंने कहा, इसका मतलब कि तुम्हारी रिश्तेदार नहीं है? उसने फिर नहीं में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, तो फिर ये औरत तुम्हें अपने साथ क्यों लेकर आई और तुम क्यों आ गई इसके साथ हमें यहाँ लेकर? मैंने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बात के बारे में? देखो, हम पहले ही एक मुसीबत से निकले हैं, अब तुम हमें दूसरी मुसीबत में तो प्लीज़ मत डालो। चलो यहाँ से। तुम इन्हें जानती नहीं हो और यहाँ आ भी गई हो। मुझे निवेदिता से ज़्यादा अपनी बेवकूफ़ी पर हैरानी हो रही थी कि कम से कम मुझे उससे वहीं पर पूछ लेना चाहिए था कि ये कौन लोग हैं और इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था, ना मैं इस लड़की पर भरोसा करती और ना मुझे ये सब भुगतना पड़ता। मेरे पति को अभी ये बात पता नहीं थी क्योंकि हम धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैंने कहा, निवेदिता, चलो यहाँ से। अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम यहीं पर रहो, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हारी वजह से मुझे अपना घर तो छोड़ना पड़ ही गया, अब मैं दूसरी मुसीबत मोल नहीं लूँगी। इस बात पर वो परेशान होकर इशारों में मुझे कुछ बताने लगी, लेकिन मेरी कंडीशन कुछ भी समझने की नहीं थी। मैं वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो औरत वहाँ पर आ गई, उसने मुझे रिलैक्स रहने के लिए कहा। मैं खामोशी से बैठ तो गई, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैं इसलिए परेशान थी कि अगर निवेदिता इनको जानती नहीं है तो यहाँ पर क्यों आई है। मैंने सोचा, ये औरत ज़रूर निवेदिता को जानती होगी, वैसे भी उसके इशारे मुझे कहाँ समझ आ रहे हैं। उस औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या कोई परेशानी है? मेरे पति का फ़ोन आ गया था तो वो बाहर उठकर चले गए, लेकिन मैंने इस पर मौका देखकर उस औरत से बात की और कहा कि क्या आप निवेदिता की रिश्तेदार हैं? इस बात पर पहले तो उन्होंने मुझे चौंक कर देखा, उसके बाद हंसते हुए कहने लगीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस बारे में निवेदिता ने बताया है? मैंने कहा कि नहीं, आपने हमारी मदद की है तो इससे लगता है कि आप निवेदिता की कोई करीबी रिश्तेदार हैं,
वरना आज के ज़माने में कहाँ कोई किसी की मदद करता है। वो औरत कहने लगी कि नहीं, मैं निवेदिता को नहीं जानती हूँ और ना ही आपको जानती हूँ। उसकी बात पर तो मैं खामोश रह गई। कुछ देर बाद मैंने दोबारा हिम्मत करके पूछा, तो फिर आपने हमारी मदद क्यों की? वो औरत नरमी से कहने लगी कि मेरा नाम वैशाली है और आपकी मदद करना मेरे लिए कोई मामूली बात नहीं थी। मैं रोज़ ऐसे काम करती हूँ। दरअसल मेरा ताल्लुक एक एनजीओ से है। हम सहारा लोगों की मदद करते हैं। उस समय मैं अपने पति के साथ गाड़ी में बैठी उस रास्ते से गुजर रही थी। जब मैंने वहाँ की कंडीशन देखी तो समझ गई कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। ये तो अच्छा है कि मामले की गहराई का मैंने निवेदिता से पता लगा लिया। मुझे इशारों की भाषा भी आती है तो मैं आसानी से निवेदिता की सारी बात समझ गई। साथ ही सबको खामोश करवा दिया और ये भी बता दिया कि ये लड़की अकेली नहीं है। मैं उस औरत की हिम्मत पर दंग रह गई। मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में ही मेरे पति आए तो मैंने उनको भी इस बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए थे और उन्होंने भी वैशाली जी का शुक्रिया अदा किया था। मैं वैशाली जी को निवेदिता के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन कैसे बताती? उस समय वो वहीं पर बैठी हुई थी और उसके सामने बात करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तभी वैशाली जी का फ़ोन बजने लगा। कॉल अटेंड करने से पहले उन्होंने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। मुझे निवेदिता की कहानी जाननी है, इसलिए आप लोग कुछ दिन हमारे साथ में रह सकते हैं। यहाँ एक पोर्शन बना हुआ है मेहमानों के लिए, नौकर आपको वहाँ ले जाएगा। मुझे अभी ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो रात को मुलाकात होती है। वो तो अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई थी, लेकिन मेरे पति चाह रहे थे कि हमें वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें खामोश करवा दिया कि अब हम जाएंगे भी कहाँ। ये औरत एक सोशल वर्कर है, इसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे, तो अगर हम उससे मदद मांगे तो वो हमें एक अच्छा सा किराए का मकान दिलवा सकती है। फिलहाल हमें वहाँ पर एक एक कमरा दे दिया गया था और दूसरे कमरे में निवेदिता को रखा गया था। लेकिन अभी तक इस सच्चाई का पता नहीं चला था कि निवेदिता के बच्चे का पिता कौन है। वो बेचारी अभी तक अपने पिता की मौत का सदमा अपने दिल से लगाए बैठी थी। शाम के समय जब हम बाहर आए तो निवेदिता अपने कमरे से निकलकर पहले ही बाहर बैठी हुई थी, बहुत उदास लग रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने उसकी माँ के बारे में पूछा। मैंने कहा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, जिंदा है या मर गई? तो उसने हमें सर हिलाया, मतलब कि उसकी माँ जिंदा थी। मैंने कहा तो फिर कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? कहीं तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को छोड़ तो नहीं दिया? वैसे भी तुम्हारे पिता के मरने पर भी वो नहीं आई थी। मेरे सवाल पर वो चुप हो गई। मैंने उससे एक दो बार और पूछा मगर वो खामोश रही। फिर मैं उसे इधर उधर की बातें करने लगी। मैं जानती थी कि वो बेचारी बेजुबान थी, तभी तो उसके साथ इतना सब कुछ हो गया। फिर थोड़ी ही देर के बाद वैशाली जी भी वहाँ पर आ गई। वो मुझे दूसरे कोने में लेकर चली गई और हम दोनों बातें करने लगे। वैशाली जी ने कहा कि जानती हो बहन, तुम जैसी ही औरतें हैं जिनकी वजह से ये दुनिया रहने के काबिल जगह बनी हुई है। अगर आप निवेदिता की मदद नहीं करती तो कौन करता? वो मेरी तारीफ कर रही थी, जिस पर मुझे बेवजह ही शर्मिंदगी हो रही थी। फिर मैंने उसे निवेदिता के प्रेग्नेंट होने वाली बात बताई तो वो सोचते हुए कहने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ। वहीं सड़क पर इसने मुझे इस बारे में भी बताया था और सब इस पर गलत होने का इल्ज़ाम लगाकर ही इसे वहाँ से निकाल रहे हैं। आप बताइए कि आपको उसके बारे में क्या पता है? ये सब कुछ किसने किया था कि हम जल्द से जल्द उस मुजरिम तक पहुँच सके? मैंने कहा कि मुझे भी उसके मुजरिम का नहीं पता चल पाया। मुझे उसके इशारों की भाषा समझ में नहीं आती और उसे इशारों के अलावा बात करनी नहीं आती। जिस दिन मुझे ये सब पता चला था तब उसके पिता की मौत हुई थी। मैं जब भी ये सवाल उससे पूछती हूँ तो वो रोने लग जाती है, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा दबाव नहीं दिया। वो आपकी बात बहुत अच्छे से समझ जाती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही उससे इस बारे में पूछिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि आप जानती हैं कि आप एक बहुत अच्छी औरत हैं। आपने एक लड़की की मदद की खातिर अपना घर बार छोड़कर कितना कुछ बर्दाश्त किया। आप जैसी औरतों की वजह से ही न जाने कितने लोग सुकून से हैं। आप चाहें तो हमारा एनजीओ ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि मुझे आपके अंदर काम करने का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। उस औरत ने एक ऐसी बात कही थी जिससे मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मगर मैंने कोई भी फैसला करने से पहले उनसे कह दिया कि पहले मैं अपने पति से पूछकर बताऊंगी। उन्होंने कहा कि चलिए
ठीक है, मैं भी इस बारे में निवेदिता से बात ज़रूर करूंगी और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ जितने भी दिन रहना चाहें रह सकती है। जब हालात ठीक हो जाएंगे आप जहाँ जाना चाहें जा सकती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पति की नौकरी छूटी थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। फिर अचानक से एक दिन निवेदिता का मामला बिगड़ गया। कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी मैंने सोचा था कि एनजीओ में काम करूंगी। यही सोच सोचकर मुझे खुशी हो रही थी और मैं जल्दी से अपने पति के पास चली गई ताकि उनको बता सकूं। इस बारे में मुझे पूरा भरोसा था कि वो मुझे मना नहीं करेंगे, मगर फिर भी पूछना तो ज़रूरी था। फिर 1-2 दिन के बाद वैशाली जी ने मुझे और निवेदिता को ड्राइंग रूम में बुलाया। हम वहाँ गए। उन्होंने बात शुरू की। निवेदिता से प्यार से पूछा कि बेटा, जब तक तुम अपनी कहानी हमें नहीं बताओगी हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया? बताओ, तुम देखना, हम उसके खिलाफ कार्यवाही ज़रूर करेंगे। मगर वो खामोश रही और ज़ोर ज़ोर से अपना सर हिलाने लगी। मैंने कहा, बेटा प्लीज़ बता दो। मैडम, तुमसे जो भी पूछ रही है तुम उन्हें बताओ। मगर वो तो जैसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। वो वहाँ से उठकर चली गई। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही थी। अगर उसके साथ जुल्म हुआ था तो फिर वो अपने गुनहगार का नाम क्यों नहीं बता रही थी? वैशाली जी ने कहा कि इन मामलात में अक्सर लड़कियां डर जाती हैं। मुझे यकीन था कि कुछ दिनों तक निवेदिता हमें सब कुछ बता देगी। वैशाली जी कहने लगीं कि हमें उस पर जोर नहीं देना है, तो हो सकता है कि वो हमारे साथ झूठ बोल दे। हमें उसके जवाब का खुद ही इंतज़ार करना होगा। मैं वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने कहा कि आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आप एनजीओ ज्वाइन कर रही हैं या नहीं। मैं खामोश रही तो उन्होंने कहा कि हमारा एनजीओ बाकी एनजीओ की तरह काम नहीं करता। हम कानून का साथ लेकर और सुकून से काम करते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको अपना काम दिखा भी सकते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उम्र जितनी भी हो मगर उसमें कुछ कर गुजरने की ताकत और बर्दाश्त करने की काबिलियत हो, और आप में तो लगभग सारी ही क्वालिटी है। तो बताइए कि आप हमारा साथ देंगी? मैंने धीरे से उनसे हाँ कह दिया, क्योंकि जब कुदरत मुझे इतना बड़ा मौका दे रही थी तो मैं कैसे पीछे रह सकती थी। मेरे यहाँ कहने पर वो बहुत खुश हुई थीं। उन्होंने कहा, तो ठीक है, आपका पहला केस निवेदिता है, यहीं से शुरुआत करते हैं आपके नए सफ़र की। मैं बहुत खुश हुई थी। उसके बाद हम 2-3 दिन तक इंतज़ार करते रहे कि निवेदिता हमें खुद कुछ बताएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने तो जैसे कुछ ना बताने का फैसला कर रखा था। वो कुछ भी नहीं बोलती थी। मैं कोई बात कर लूँ तो इशारे से जवाब दे दिया करती थी, वरना खामोशी से एक तरफ बैठी रहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब वो चलती हुई मेरे पास आई और रोने लगी। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या हुआ? निवेदिता, क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये किसी ने तुम्हें परेशान किया तो इसने इनकार कर दिया और दवाइयों की तरफ इशारा करने लगी, जिससे मैं समझ गई कि वो क्या कहना चाह रही है। मैंने कहा, क्या तुम्हें दवाइयाँ चाहिए? तुम इस बच्चे को ख़त्म करना चाहती हो? मैंने सीरियस होकर पूछा तो वो हाँ में गर्दन हिलाकर रह गई। इस बात पर मैंने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम इस बच्चे को ख़त्म कर सको? लेकिन वो खामोश रही। मैंने फिर से कहा कि निवेदिता, अब बहुत टाइम गुजर चुका है, ये फैसला जल्दी लेना होता है। लेकिन जब इस बात का पता चला तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने कहा कि अगर हमने ऐसी वैसी कोई भी कोशिश की तो तुम्हारी जान जा सकती है। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। वो बेचारी बेसहारा थी, ना उसका घर ना रिश्तेदार, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकती हो? तो वो खामोश हो गई। मैंने कहा, क्या तुम बचपन से गूंगी थी? मैंने उससे नया सवाल पूछा तो उसने नहीं में सर हिला दिया। इसका मतलब यही था कि वो बाद में गूंगी हुई थी, लेकिन कैसे? इस बात का जवाब तो इससे वैशाली जी ही ले सकती थीं। मैंने वैशाली जी से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने भी वही कहा जो मैंने कहा था कि फिक्र मत कीजिए, हम इस बच्चे के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हमारे पास कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो नीबड़ संतान हैं और संतान के लिए तड़प रहे हैं।
उनसे कांटेक्ट करने के बाद ये बच्चा हम उन्हें दे देंगे। निवेदिता भी मासूम है, उसे हमें इस दुनिया के लिए तैयार करना होगा और आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी। मैंने वैशाली जी से कहा कि जी क्यों नहीं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। काफ़ी दिन हो गए थे, हम उनके घर के ही एनेक्सी में रह रहे थे। मैंने उनसे बात की और कहा कि हमें कोई भी किराए का छोटा सा घर ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, हम आपके घर में और नहीं रह सकते। उन्होंने बहुत कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे घर में रह सकती हैं, लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लगती थी और मेरे पति को भी। इसलिए उन्होंने जल्द ही एक छोटा मगर सुंदर सा किराए का घर ले लिया, मगर निवेदिता को उन्होंने अपने साथ ही रख लिया। एक दिन मैं एनजीओ गई तो वहाँ बेहद परेशान एक लड़का बैठा हुआ था। वो लगातार वैशाली जी से कोई बात पूछ रहा था। फिर जब पता चल गया तो मैंने कहा कौन था ये, तो उन्होंने बताया कि हर महीने यहाँ आ जाता है। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि इस लड़के की पत्नी गुम हो गई है, उसके साथ बचपन में शादी हुई थी। भला गुम हुई लड़कियां भी कभी मिलती हैं क्या? हमने तो अपने हिसाब से बहुत कोशिश कर ली, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिली। वो हर महीने यहाँ आ जाता है, उसके बारे में कोई ना कोई बात पूछने की कोशिश करता है। मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि कोई भी इशारा नहीं मिला कि वो लड़की कहाँ जा सकती है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो लड़की खुद नहीं भागी थी, बल्कि उसके माता पिता ने उसे बेच दिया था। आज के दौर में भी ऐसा होता है, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वैशाली जी काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता रही थीं, क्योंकि उनके लिए ये बात नई नहीं थी। उन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे थे। मैं जब कैबिन से बाहर आई तो मैंने देखा कि वो लड़का अभी भी बाहर खड़ा हुआ था। मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि तुम मुझे पूरी बात बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। उसने कहा कि मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, शायद आप नई हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो वो कहने लगा, जो काम यहाँ के पुराने लोग नहीं कर सके वो आप क्या करेंगी? मैं खामोश हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। न तो मेरी इतनी जान पहचान थी और न ही मेरा इतना बड़ा नाम कि मैं अपनी कोशिश के बावजूद इस लड़के की पत्नी को ढूंढ सकती। मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने कहा कि अगर मेरी पत्नी नहीं मिली तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी किसी दूसरी लड़की से करवा देंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो रो रहा था और कह रहा था कि तुम कहाँ चली गई हो रिया। मुझे उस पर तरस आया, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सकती थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि देखो बेटा, मैं यहाँ नई हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगी। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे जब वैशाली जी वहाँ पर आ गईं। उन्होंने हमें बात करते हुए सुन लिया, जिस पर वो नरमी से कहने लगीं कि ये ठीक कह रही है। अब हमारी मदद जितने लोगों की ली जा सके उतना ही अच्छा होता है। अभी तो एनजीओ के बंद होने का टाइम हो गया। तुम मेरे साथ चलो और रोशनी जी आप भी मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ चलकर कुछ मीटिंग करनी है और मैं आपको पूरी सिचुएशन बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे केस पड़े हुए हैं। मुझे वैशाली जी को देखकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी औरत थीं। एनजीओ बंद हुआ तो हम लोग वैशाली जी के घर आ गए थे। वो हमें सीधा ड्राइंग रूम में ले गईं और वहाँ जाकर मुझे अभय के केस के बारे में बताने लगीं कि उसके परिवार का निवास कहाँ था, कि वहाँ बच्चों की शादियाँ बचपन में ही कर दी जाती थीं। उसकी शादी भी रिया नाम की लड़की के साथ बचपन में ही हो गई थी, मगर जब रिया 14 साल की थी तब उसके घर के हालात अचानक बिगड़ गए, जिसकी वजह से उसके पिता पर काफ़ी सारा कर्जा हो गया था। शायद किसी बनिए का कर्जा था। कर्ज वक्त के साथ साथ बढ़ गया तो रिया के पिता उसका कर्ज उतारने के काबिल नहीं रहे, तो उन्होंने छुपकर एक दिन उस आदमी को अपनी बेटी ही बेच दी। मगर जब बार बार अभय के परिवार वालों ने रिया की फैमिली से पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है, तो वो टालते रहे और ये कहते रहे कि रिया अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है। और फिर जब बहुत समय गुजर गया तो उसके परिवार वालों ने कह दिया कि हमें अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। और तब से ही अभय अपनी पत्नी को बार बार ढूंढ रहा है, क्योंकि रिया के पिता खामोश थे। वो किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। रिया के 18 साल के होने के बाद उसे विदा होकर अपने ससुराल आना था। फिर जब अभय के परिवार वालों ने रिया के पिता पर दबाव बनाया तो फाइनली उन्होंने बता दिया कि मैं अपना कर्ज उतारने की वजह से अपनी बेटी को बेच चुका हूँ। बस तभी से ही अभय और उसके परिवार वाले रिया को जगह जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिस आदमी के हाथ रिया को बेचा गया था उसके बारे में भी कभी कुछ पता नहीं चल सका। वैशाली जी ने बताया कि किसी इंसान को ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं।
हमने हर तरह से कोशिश कर ली थी रिया को तलाश करने की, लेकिन उसका कोई डेटा ही नहीं था, तो हम उसे कैसे तलाश करते। यहाँ तक कि पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकी। और अब तो काफ़ी समय हो गया। जिस समय रिया को बेचा गया था उस समय वो बच्ची थी। सारी बात सुनने के बाद मैं पूरी तरह से खामोश हो गई। मेरा सारा भ्रम टूट गया था। मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। वैशाली जी ने कहा कि अब आप बताइए कि आप इस केस को किस तरह से हैंडल करेंगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इससे पहले मैं कुछ कहती, इतनी ही देर में अचानक किसी के गिरने की आवाज़ आई। हम तीनों ने फौरन ही पीछे पलटकर देखा तो निवेदिता दरवाजे पर बेहोश पड़ी हुई थी। हम तीनों उसके पास गए और जब उसे सीधा किया तो अभय जोर से कहने लगा कि ये तुम मेरी रिया है। रिया, उठो, तुम ठीक हो ना? तुम कहाँ चली गई थी? वो बार बार उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मैं और वैशाली जी पीछे खड़े हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। क्या वो रिया थी? हम दोनों के दिमाग में ये सवाल गूंज रहा था, लेकिन वो रिया नहीं थी। वो तो निवेदिता थी। हो सकता है कि अब वह हमारे साथ झूठ बोल रहा हो। मैंने वैशाली जी की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा दिया। मैं भी खामोश हो गई। अभय की हालत तो बहुत खराब हो रही थी। उसके चेहरे पर पसीने के साथ साथ उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू भी थे। वो बार बार उसके चेहरे को ठपठपा रहा था, बार बार रिया का नाम ही पुकार रहा था। वो कह रहा था कि आज मैं ऊपर वाले के आगे रो रो कर प्रार्थना करके आया था कि काश तुम मुझे मिल जाओ, और देखो आज मेरी प्रार्थना पूरी भी हो गई। उठो रिया। वो बुरी तरह से पागल हो रहा था। वैशाली ने उसे प्यार से पीछे हटाया और सहारा देकर निवेदिता को सोफे पर लिटाने के बाद डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि लड़की का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। ऐसी कंडीशन में ये नॉर्मल है। डॉक्टर के जाने के बाद अभय दीवाने जैसी हालत में कहने लगा, ऐसी हालत से डॉक्टर का क्या मतलब है? क्या ये प्रेग्नेंट है? उसके पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि निवेदिता का बड़ा हुआ पेट खुद ही ये सब कुछ बता रहा था। उसने रोते हुए कहा, ये आपको कहाँ मिली? ये निवेदिता नहीं बल्कि मेरी रिया है। वो मजबूत शब्दों में कह रहा था। उसने कहा कि मैं भला अपनी पत्नी को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। जब वह होश में आई तो अभय के गले से लगकर रोने लगी। वो भी अभय को पहचान गई थी। वो उससे बात कर रहा था, मगर लगातार वो रोई जा रही थी और कह रहा था कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बताओ इन सबको कि तुम मेरी रिया हो। अभय ने सख्ती से कहा तो मैंने उसे बताया कि ये बोल नहीं सकती, गूंगी है। ये सुनकर तो अभय को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वो जल्दी से कहने लगा कि नहीं नहीं, ये बोल सकती है। जिस पर निवेदिता ने उसे इशारों से बताया कि वही रिया है। और जब उसे बेच दिया गया तो वो इंसान जिसे रिया को बेच दिया गया था, उसने उसे किसी दूसरे आदमी के हवाले बेच दिया और वो उसे दुनिया के सामने अपनी बेटी बनाकर रखने लगा। उसने किसी को नहीं बताया कि वो उसे खरीद कर लाया है। वो रिया को सबको अपनी बेटी बताया करता था और रिया ने बताया कि ये बच्चा भी उसी का ही है। उसने बताया कि मैं बहुत रोया करती थी, चीखती थी, उसे अपने करीब नहीं आने देती थी, तो उसने एक दिन मेरी जुबान जला दी। इसके बाद मैं बिल्कुल ही नहीं बोल सकती। जिस दिन वो मरा था उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन एक दुख का पहाड़ और टूट पड़ा कि मैं गर्भवती हूँ। वो इशारा करती जा रही थी और वैशाली उसके इशारों का मतलब बता रही थीं। ये पूरी बात सुनने के बाद एक लम्हे के लिए हम सब लोग खामोश हो गए। हमारी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अभय कहने लगा कि जो हुआ सो हुआ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी और मेरी शादी बचपन में हो चुकी थी। तुम अभी भी मेरी पत्नी हो, गूंगी या जैसी भी हो, मुझे कबूल हो। ये सब तुमने तो अपने साथ नहीं किया ना, बल्कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ दूसरों ने किया। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जुबान जल गई है, तुम्हारी काटी तो नहीं? मैं इसका भी इलाज करवाऊंगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसकी सज़ा उन्हें मिल गई है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ तुम्हारी माँ जिंदा है और तुम्हें याद करती है, लेकिन वो बहुत बीमार है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वो रो रहा था, साथ ही निवेदिता को गले लगा रहा था। ये सब देखकर हमें भी बहुत रोना आ रहा था। वो कहानी जो हमारे एक छोटे से मोहल्ले से शुरू हुई थी, उसने एक लड़की को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया था। अब वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया। उसने रिया के बच्चे को अपना नाम दिया, उसके जख्मों पर मरहम रखा।
उसने हिम्मत दी, आगे जीने का उसे हौसला दिया, रिया को उसकी माँ से मिलवाया और उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हमारे समाज में आज भी ऐसा कई जगह पर होता है कि बच्चों की बचपन में ही शादी कर दी जाती है। लेकिन कुछ लोग रिया के पिता जैसा भी कर सकते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं आज भी एनजीओ में नौकरी कर रही हूँ। वहाँ लोगों की मदद करते करते मैंने अपना घर भी खरीद लिया। मैं और मेरे पति दोनों मिलकर अपनी लाइफ सिक्योर कर चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।